अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छा काम कर चुका हूँ और काफ़ी लोगों को गाइड भी कर चुका हूँ और इन्होंने मेरी खिदमत ले ली हैं कि अब मैं आप लोगों को गाइड करूँ। गाइड से मुराद होता है अपना नॉलेज शेयर करना और आपके नॉलेज से फ़ायदा उठाना और अपना नॉलेज आपको शेयर कर देना कि जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ मैं पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो मुझे अपने जूनियर्स को बताना चाहिए। तो आप लोगों को एक मौका मिला है, आप लोग भरपूर पीएलटी से फ़ायदा उठाएँ। तो आज का टॉपिक है हमारा प्योरक्योरमेंट एंड कॉलेज काउंसिल। ये जितने हमारे रूल्स हैं प्योरक्योरमेंट के और हमने परचेज जिसको हम सादा अल्फाज में ये बात कह सकते हैं कि हमने परचेज करनी है। तो परचेज ये सिंपल परचेज नहीं है कि हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं, बल्कि हम एक इंस्टीट्यूशंस के लिए सामान खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट का इदारा है और उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तरीकाकार होगा। हमने वही तरीकाकार अपनाते हुए ये काम कैसे करना है, सिर्फ इतनी ही बात को समझ लेना है। मैं इसको पहले डिफाइन कर दूं। Procurement is the strategic end-to-end process of sourcing, acquiring, and managing the goods, services, and raw material. Everything from the identifying a need, finding suppliers, negotiating contracts, placing orders, receiving deliveries, to managing payments, ensuring values, and maintaining suppliers relationship. बड़ी सिंपल और सादा सी बात बताने जा रहा हूं कि हमने जब भी कोई चीज खरीदनी होती है तो उससे सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हमें इसकी नीड है, जरूरत है। अगर तो जरूरत है तो फिर हम खरीदें, अदरवाइज ये अपने रिसोर्सेज को जाया करने के मुतरादिफ होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है नीड, कि हमें हमारे इदारे को किस चीज की जरूरत है, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला आइटम ये हो गया। फिर हमने उस नीड को बकायदा एक एप्लीकेशन के जरिए, जिसे हम रिक्विजिशन कहते हैं, कोई भी हमारा जो मेंबर होगा, कमेटी होगी, वो रिकमेंड करेगी कि कॉलेज के लिए हमें फौरी तौर पे एक लैपटॉप लेना है। अब ये हो गई नीड। लेकिन उससे पहले जो इदारे का सरबराह है उसने ये सोचना है कि क्या मुझे ये जरूरत भी है, लैपटॉप लेना जरूरी है, या जो कंप्यूटर हमारे पास ऑफिसेज में पड़े हैं उन्हीं से हमारा काम चल सकता है, तो कोई जरूरत नहीं है फिर हम इसको लें। तो यानी नीड सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर दो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि क्या हमने अपने रिसोर्सेज को चेक कर लिया कि क्या हमारे पास पैसे भी हैं, फंड्स मौजूद हैं, तो तब हम इसको खरीदने का प्रोसेस शुरू करेंगे। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं और उसकी जरूरत क्या है जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक प्रोसेस शुरू करना है कि जो चीज खरीदनी है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो पहले ही हमने जो है ना डिफाइन करना है, होमवर्क करना है इसके ऊपर कि हमने लैपटॉप लेना है, जदीद लेना है, i5 लेना है, i7 लेना है, कौन सी जनरेशन लेनी है। ये सब कुछ हमारा शामिल होगा, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। फिर उसके बाद हमने सप्लायर्स ढूंढने, उसका एक तरीकाकार अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम सप्लायर्स ढूंढेंगे। और उसके बाद फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट पर नेगोशिएशन करनी है कि कितने की चीज आ रही है। मार्केट वैल्यू हमने चेक करनी है। सिर्फ एक, अगर मेरी पार जो है, आमतौर पे अब जो हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स के पास खरीदारी के लिए 2 लाख तक एक सिंगल कोटेशन के जरिए आप परचेज कर सकते हैं। अब सिंगल कोटेशन के लिए परचेज करने का मतलब यह है कि आप किसी भी शॉप पर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसका एक तरीकाकार है। आजकल जो इम्पोर्टेंट तरीकाकार है वो ई पैड है। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक वे को इस्तेमाल करते हुए परचेज करेंगे। हम अनाउंस करेंगे कि हमने फला चीज खरीदनी है और वहां पर उस ई पैड पर पेपरा, पंजाब प्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक पूरा सिस्टम बना के दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना के दिया है। ई हम जो है ना पैड इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक
जो है ना परचेज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए, अब जो कुछ भी आपने करना है, चाहे वो छोटी चीज खरीदनी है, चाहे वो बड़ी चीज करनी है, आपने जो ऑर्डर करना है वो ई पैड के जरिए होना है, कंप्यूटर के जरिए होना है, ऑनलाइन होना है। आपने उसमें अपने आप को रजिस्टर किया होगा और रजिस्टर्ड लोगों को ही आप ऑर्डर भी करेंगे और उन्हीं के जरिए आप परचेज भी करेंगे। और रजिस्टर्ड लोग जो होते हैं वो सारे के सारे जो हमारे पास जीएसटी है उसको, जीएसटी जो है ना पेड वाले लोग होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट को, वो हर महीने अपना जीएसटी का हिसाब किताब देते हैं। ये सारा का सारा सिलसिला चलता रहता है। फिर उसके बाद हमने प्लेसिंग ऑर्डर करना है, हमने उनको बकायदा ऑर्डर करना है कि हमें ये चीज आप प्रोवाइड करें, और उसको टाइम दिया जाता है आम तौर पे कि आपने जो अगर ज्यादा अमाउंट हो, 2 लाख से ज्यादा, 5 लाख के दरमियान हो, तो फिर हमें 3 कोटेशन चाहिए। 2 लाख से नीचे नीचे हो तो एक कोटेशन चाहिए, यानी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं आप, लेकिन उसको भी आपने इंश्योर करना है कि जिससे हम चीजें खरीद रहे हैं क्या वो ज्यादा रेट तो नहीं लगा रहा। i5 10 जनरेशन हमने लेना है, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो मिल रहा है हमें, फर्ज कर लेते हैं 1 लाख रुपए में, और हमने मार्केट में इधर उधर घूम के देखा तो पता चला वो तो 80 हजार का मिल जाता है, तो फिर हमने उससे परचेज नहीं करना। हमने फिर दोबारा किसी और को ऑर्डर करना है जो हमें 80 हजार में दे सके। हमने इंश्योर करना है कि हम इदारे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा रहे हो। हमने उसकी फिर वैल्यू भी इंश्योर करनी है कि जो चीज उसने प्रोवाइड की है उसको भी चेक करना है कि क्या हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है। और पेमेंट का तरीकाकार भी हमने रखना है कि पेमेंट का तरीकाकार क्या होगा। पहले हमने चीजें खरीद कर लेनी है, खरीद करने के बाद हमने उसको पेमेंट करनी है, और पेमेंट क्या हमने सीसी ग्रांट से, अकाउंट ऑफिस से पास करवा के देने हैं पैसे, या कॉलेज फंड्स में पैसे पैसे पड़े हैं वहां से देने हैं, या इसके लिए कोई स्पेशल ग्रांट आई हुई है वहां से देने हैं, या कोई डोनेशन आई हुई है वहां से देने हैं। ये हर एक का अपना अपना तरीका होगा पेमेंट का, तो हम उसके हिसाब से पहले उसके साथ तय कर लेंगे। एक तो हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करनी है कि हमें 15 इंच वाला लैपटॉप चाहिए, 13 इंच वाला चाहिए, 17 इंच वाला चाहिए, और i5 चाहिए, जनरेशन उसकी 10th चाहिए। और अगर उसी अमाउंट में वो कहे जी मैं i7 दे दूंगा और 10th जनरेशन दे दूंगा, और पैसे इतने ही होंगे जितने i5 के जो है ना कोई मांग रहा है, तो हम उस बंदे से फिर परचेज कर लेंगे। बेटर चीज तो आ सकती है, उससे कम चीज नहीं आ सकती। फर्ज कर लेते हैं कि हमने i5 लेना था, i5 अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और वो कहे जी मैं i4 दे देता हूँ, तो नेवर, हम कभी भी इसके ऊपर नहीं जा सकते। हाँ अलबत्ता अगर हम ऑर्डर रिवाइज कर दें, अपने स्पेसिफिकेशन चेंज कर दें कि ठीक है जी हमें i4 खरीदना है, और अब उसकी लिमिट भी कम हो जाएगी उसकी परचेज की, जो पहले हमने 1 लाख रखा था, हम कहें कि हम 80 हजार में या 60 हजार में खरीदेंगे, तो वो तो हो सकता है, लेकिन वो सारा सिस्टम आपको रिवाइज करना होगा। अदरवाइज आपने नीचे अपनी स्पेसिफिकेशन से कम कोई भी चीज परचेज नहीं करनी। हाँ अलबत्ता उससे ज्यादा बेटर मिल जाए तो हम उसके ऊपर जा सकते हैं। अब जरा परचेज के कुछ मैं हिस्टोरिकल भी आपको बता दूं कि हमारे पास क्या क्या कवानीन होते थे। किसी जमाने में पंजाब फाइनेंशियल रूल्स होते थे, वो अप्लाई किए जाते थे, तब हम परचेज कर सकते। फिर 88 में परचेज मैनुअल आ गया। फिर हमारे पास ये पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई, 2009 में बनी। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है ना इसलिए हुआ कि हम ये सारा सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का इसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, और कोई दो नंबरी ना हो सके, इसलिए ये सारा सिस्टम ऑनलाइन और बेहतर तरीके से करने का सारा सिस्टम चलाया। फिर उसके बाद रूल्स आए। आखिर इस परचेज अथॉरिटी ने कुछ कवानीन बनाए, रूल्स बनाए। इन्हें कहते हैं हम पेपरा रूल्स 2009। यानी जब अथॉरिटी बनी फिर उन्होंने रूल्स बनाए। फिर उनमें साफ जरा के रूल्स चूंकि बनाए गए हैं, और कुछ कमी बेशी जब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये इसमें गलत हो गया, इसमें ये ठीक हो गया, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। तो फिर पेपरा रूल्स 2014 2014 में दोबारा रूल्स को रिवाइज किया गया और बेटर रूल्स किए गए। अब इसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई है।
इसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई है। अब एक दो और रूल्स में तब्दीली, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मेरी पार जो है वो 2 लाख रुपए है, मैं 2 लाख रुपए तक डायरेक्ट पेमेंट जो है ना परचेज कर सकता हूँ। पहले यही पार जो है वो 75,000 रुपए थी। तो इसलिए आपको जरा थोड़ा सा सोचना होगा कि हमें जब परचेज करनी है तो नए रूल्स और नई अमेंडमेंट के तहत करनी है। 75,000 वाले रूल्स जो है वो चेंज हो गए, अब हमें 2 लाख की पार मिल गई है। और उसके बाद हमारे पास 5 लाख तक 3 कोटेशंस के साथ, और 5 लाख से ऊपर 30 लाख तक जो है वो फिर हमारे पास टेंडर देना है, अखबार में इश्तिहार देना है, पेपरा की वेबसाइट पे देना है, बहुत सारे काम करके फिर हम परचेज कर सकते हैं। आमतौर पे हमारी जो अथॉरिटी, हमारे जो कॉलेज हैं, उसमें चूंकि 5 लाख से ज्यादा हम नहीं जाते, आमतौर पे 5 लाख तक ही चले जाते हैं। हाँ, कभी कभार हमें ये काम करना पड़ता है तो 10 लाख तक या 20 लाख तक, तो फिर हमें ये रूल्स जो है, टेंडर कैसे देना है, अखबार इश्तिहार कैसे देना है, उसकी शराइत कैसे बनानी है, ये मैं अब नेक्स्ट जो 10 स्टेप ऑफ समरी ऑफ प्रोक्योरमेंट की है वो जरा मैं आपको जरा बता दूं कि क्या क्या चीजें मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। पहले आइडेंटिफाइंग द नीड, प्रायोरिटाइज करना है कि हमें जरूरत भी है ये नहीं है। हमारे पास अगर कॉलेज में कंप्यूटर पड़े हैं और दफ्तरों में कंप्यूटर मौजूद हैं तो फिर लैपटॉप की क्या जरूरत है। तो फिर हमें ये देखना है कि क्या हमें कहीं मीटिंग्स पे जाना है, हमें हर सूरत जरूरत पड़ती है, वहां जाके हमने ये जाना, बैठ के काम करना होता है, ऑनलाइन हमें चाहिए होता है, तो फिर चांस है कि फिर आप उसको नीड को देखते हुए लेंगे, लैपटॉप की तरफ जाएंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसके बाद आएगी वो होगी कि क्या हमारे पास बजट मौजूद है, रिसोर्सेज हैं, या हमने वैसे ही हम सोच लिया कि हम लैपटॉप लेंगे लेकिन पैसे नहीं है, तो फिर कैसे लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन उसकी नोट करानी है, होमवर्क करना है कि हमें किस किस्म का लैपटॉप चाहिए। क्योंकि सावधान है कि हम जदीद लैपटॉप खरीदेंगे, आज के दौर का खरीदेंगे ताकि कुछ अर्सा वो चल सके। पुराने लैपटॉप जो बहुत पुराने होंगे तो वो नहीं खरीदे जा सकते। हम लेटेस्ट और न्यू लैपटॉप की तरफ जाएंगे। ये पहले ही स्पेसिफिकेशन हमने बना रखनी है, होमवर्क कर रखना है कि i5 चाहिए, i7 चाहिए, कौन सी जनरेशन चाहिए, और उसमें क्या क्या एक्सेसरीज होंगे, उसमें हमारे पास कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो फिर उसके बाद हमने कंडक्ट मार्केट एनालिसिस, हमने मार्केट एनालिसिस भी करना कि हम मांग रहे हैं कि हमें जी i7 चाहिए और 10th जनरेशन चाहिए, और हो सकता है कि मार्केट में अभी i7 10th जनरेशन आया ही ना हो, तो फिर हमें उसके हिसाब से अपनी नीड और अपनी परचेज का पहले ही तयन करना है कि हम क्या i5 से काम चला सकते हैं, i7 तो अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर हमें पहले ही i5 मेंशन करना होगा कि हमने i5 खरीदने हैं। यानी हमारी डिमांड ही ये होगी कि हमें ऐसे सप्लायर चाहिए, ऐसा दुकानदार चाहिए जो हमें i5 10th जनरेशन प्रोवाइड कर सके। और हमने पहले बजट भी अपना मेंशन कर रखना है कि हमें कितने में चाहिए। हमने अपनी लिमिट रखनी है कि हमारे पास सोर्सेस हैं 1 लाख रुपए, तो हमने 1 लाख तक का ही उनको पहले बता देना कि हमने 1 लाख तक का हमारी जो है लिमिट है, हमारा बजट है। हमने उसमें आमतौर पे दुकानदार पहले ही आपसे पूछ लेता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये किसी सरकारी इदारे से आए हैं, तो वो सबसे पहला सवाल खुद ही कर देता है। दुकानदार वो कहता है जी आपका बजट कितना है। वैसे भी आमतौर पे आप जाएं, कोई भी चीज घर के लिए भी खरीदने जाएं, तो आमतौर पे दुकानदार का पहला सवाल है जी आप कितने बजट में लेना चाहेंगे। तो वो उस बजट के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, हमने कौन सा प्रोसेस यूज करना है, क्या डायरेक्ट मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ, और या हमने डायरेक्ट परचेज करनी है, 2 लाख से कम है, तो फिर हमने प्रोसेस ये करना है कि हम जाके एक दुकानदार से खरीद लेंगे। लेकिन मार्केट का एनालिसिस जरूर कर लेना है कि कहीं वो दुकानदार हमें महंगा तो नहीं दे रहा। और अगर 2 लाख से ज्यादा 5 लाख तक है, तो फिर हमें बकायदा कोटेशंस कॉल करनी है और ई पैड के जरिए ही परचेज कर सकनी है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा कि ई पैड के बगैर हम परचेज की तरफ जाएंगे, ई पैड के जरिए कोई ऑर्डर दे सकेंगे, उसके बगैर कोई ऑर्डर दे सकेंगे। हमने सब ऑर्डर, सब परचेज, सब कुछ हमने ई पैड के जरिए करना है, चाहे वो 2 लाख से कम वाला हो, चाहे वो 2 लाख से 5 लाख तक का हो, चाहे वो 5 लाख से 30 लाख का हो। तब अभी हमने ये सारे प्रोसेस पहले सोच रखने हैं, और उसका तरीकाकार क्या होगा वो पहले प्रोसेस को अपने पास रख लेना है। फिर डॉक्यूमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि जब वो परचेज वाला हमें कॉन्ट्रैक्ट देगा, कितने साल की हमें वो छोटी देगा,
क्या क्या चीजें देगा। लैपटॉप के साथ हमें माउस देगा, हमें लैपटॉप के साथ बैग देगा। ये सारी की सारी चीजें पहले ही हमने अपनी डिमांड में भी बता देनी है, और उससे भी हमने एग्रीमेंट कर लेना है कि ये चीजें आप प्रोवाइड करेंगे, तब हम आपसे परचेज करेंगे। और फिर हमने एवेलुएट भी करवाना है कि जब वो चीज लेके आए तो उसकी चीज का देखना है कि क्या हमारे तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उसने दी हैं, या हम हमारे साथ उसने हाथ करने की कोशिश की है। तो अगर ऐसा कोई मामला होगा, हमारे दरमियान कोई कंफ्लिक्ट होगा, तो उसके लिए रिड्रेसल कमेटी भी एक बनाई जाती है, ताकि वो कमेटी पर फैसला करती है कि क्या ये चीज ठीक है, या उसने गलत बयानी की है, या हमने उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो क्या वो ठीक है, जस्टिफाइड है, या उस बंदे ने रिप्रेजेंटेशन दी है कि जनाब ये देखें मैंने तो चीजें पूरी कर दी हैं, तो फिर भी मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो उसको रिड्रेसल कमेटी में बकायदा दिया जाए। फिर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, बाकायदा ऑर्डर देंगे और साइन करवाएंगे, ताकि वो उससे मुनहरफ ना हो सके, ना हम ना वो। फिर हमने उसकी परफॉर्मेंस को और रिव्यू भी करना है कि उसने जो कुछ हमें प्रोवाइड किया था, ताकि हम आइंदा उनको अपने पास लिस्ट में शामिल करें, या ब्लैक लिस्ट कर दें कि ये बंदा हमारे लिए काम का नहीं है, ये फ्रॉड करता है, ये चीजें गलत देता है। तो हम उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, या उसको बेटर रिव्यू दे के, बेटर उसके नंबर दे के हम रखेंगे कि नेक्स्ट भी हम जब भी ऑर्डर करेंगे तो इस बंदे को देंगे, ये बंदा कैसा काम करता है, बेहतर है तो हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जो 10th वाला था, लास्ट वन, वो है लर्निंग बाय द डूइंग। कि हमने इस पूरे प्रोसेस में, ये जितनी मैंने बातें की हैं, हम रोज परचेज करते हैं, और हमें तकरीबन हर परचेज पे नई से नई बात कुछ सीखने को मिलती है, कि इस परचेज में हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान होने लगा था। हमने फिर रिव्यू किया तो क्या हमने नुकसान से कॉलेज को बचा लिया। तो वो हमारे पास जो तजर्बात होते हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट परचेज, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें किसी किस्म का भी लॉस ना आए, हमारे इदारे को लॉस में नहीं जाना चाहिए, किसी भी किस्म का। कॉलेज को बचाना है, इदारे को बचाना है, यही हमारा सबसे बड़ा काम होगा। तो आइडेंटिफाइंग द नीड, ये मैंने पहले बहुत सारी बातें आपको बता दी कि कैसे हमने नीड को आइडेंटिफाई करना है, जरूरत देखनी है, फिर परचेज की तरफ जाना है। स्पेसिफिकेशंस, ये भी मैंने बड़ी तफसील से बात की है, स्पेसिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ ये नहीं कह देना कि हमने लैपटॉप खरीदना है और दुकानदार को कहा हमें लैपटॉप भेज दें, हम आपसे खरीदना चाह रहे हैं, नॉट एट ऑल। लैपटॉप किस कंपनी का आप लेना चाहते हैं, डेल का लेना चाहते हैं, एचपी का लेना चाहते हैं, या लिनोवो का लेना चाह रहे हैं, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, और उसकी स्क्रीन कितनी होगी, सब कुछ पहले होमवर्क करके ही आप ऑर्डर करेंगे, ताकि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट भी ना आए, और चीज भी इदारे के लिए बेहतर से बेहतर खरीदी जा सके। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, कि हमने एस्टिमेट करना है कि जो चीज हम खरीदना चाह रहे हैं उसकी कीमत कितनी है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हम वो अदा कर भी सकेंगे कि नहीं कर सके। हम कहते हैं कि हमने लैपटॉप तो ले लेना है, i7 लेना है और 13 जनरेशन लेना है, और वो पता चले कि 2.5 लाख का मिल रहा है, और हमारे पास पैसे बड़ी मुश्किल से लाख रुपए हैं, तो फिर हम जब तक कि उसकी कास्ट एस्टिमेशन नहीं पहले कर लेते, जब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते, तब तक हम ऑर्डर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। हमने जो फंड अपना देखना है, अपने जेब देखनी है, कि हमारी जेब में क्या है जो हम मेला लूटने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें देखना है कि क्या सीसी ग्रांट में, वो जो हमारे कंटीजेंट ग्रांट आती है जो हमें अकाउंट ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट देती है, क्या उसमें हमारे पास बजट मौजूद है, या आने वाला है, या कॉलेज फंड से अगर हमने खरीद करने हैं तो कॉलेज फंड में इतने पैसे मौजूद हैं। अगर नहीं है तो हम किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, क्या एक फंड में पड़े हैं वहां से निकाल के दूसरे फंड में डाल के हम ये परचेज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ फंड होते हैं जैसे लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड है, उसमें से हम यूज नहीं कर सकते। हाल बता, लाइब्रेरी लैब्स में वही फंड्स ले जाए, 2 साल के बाद जब जाया होने का खतरा होता है तो हम उधर ले जाते हैं। तो लैब्स में से हमने बहुत सारा लाइब्रेरी का काम कर लेना होता है, तो हम लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, उसको रेनोवेट करा सकते हैं, बहुत कुछ हम लाइब्रेरी पर खर्च कर सकते हैं। तो हमने फंड देख लिए कि लाइब्रेरी के लिए लैपटॉप चाहिए था, तो हमारे पास फंड मौजूद है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। या हमने जनरल फंड से काम करना था,
कॉलेज के लिए कुछ चीजें लेनी थी लेकिन उसमें पैसे नहीं है, तो हम फिर लाइब्रेरी लैब्स में से रीअप्रोप्रिएट करवाने के लिए एक पूरा सिलसिला जारी करते हैं। और वो सिलसिला फिर जो है हमें जनरल फंड में पैसे शिफ्ट करने की इजाजत मिलती है, डायरेक्टेड से 5 लाख की, डीपीआई से 10 लाख की, और उससे ऊपर हो तो फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से ली जाती है। और या फिर ऐसा होता है कि कभी कभार हमने कोई काम करना है, हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर हम स्पेशल फंड्स मंगवाते हैं। हम सेक्रेटरीट को लिख के भेजते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल कि जी हमने फलां काम कराना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए कोई स्पेशल ग्रांट दी जाए। तो वो गवर्नमेंट हमें स्पेशल ग्रांट दे देती है, तो तब हमने अपने देखने रिसोर्सेज में स्पेशल ग्रांट हमें आ गई है, तो तब हम खरीदारी शुरू करें। या स्पेशल अप्रूवल लेते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं वो हमारे पास ग्रांट नहीं आती, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो उसके लिए हम अथॉरिटी को लिखते हैं, फिर अथॉरिटी उसको मंजूर करती है, बिल्डिंग बनाना शुरू करती है। उसके पैसे फंड्स जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को चले जाते हैं, लेकिन मंजूरी जो है वो हमें हायर अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, और वो काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन वो भी नीड बेस है, हम डिमांड करते हैं कि हमें मल्टीपर्पज हॉल चाहिए। जैसे मेरा इदारा है उसको 22-23 साल हो गए बने हुए को, और अभी तक इसके पास मल्टीपर्पज हॉल नहीं है, तो ये हमने डिमांड दी थी मिसिंग फैसिलिटीज में, तो अब हमारे लिए इसमें मंजूरी हो गई है। तो यानी और वो 12 करोड़ रुपए उन्होंने रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह हम ले लेंगे। तो ये यानी हमारी डिमांड पर है, हम इसके लिए भी स्पेशल डिमांड करते हैं। बेस्ट प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी, हमने ये भी देखना होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो क्वालिटी को भी मद्देनजर रखना है और बेहतर तरीका यूज करना है, ताकि आपकी इज्जत पर हर्फ भी ना आए। क्योंकि हर दूसरा बंदा ये सोचता है कि अगर प्रिंसिपल कोई काम कर रहा है, कोई खर्चा कर रहा है, कोई काम जो है ना ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, तो लोग कहते हैं जी देखो जी अपने बिचों कमीशन खांदा होना है। यानी हम वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सोच के मालिक लोग हैं कि किसी को काम करता देख भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर चलना है, ताकि अगर कोई इल्जाम लगाए तो हमारे पास फुटिंग्स हो, हमारे पास पूरे सबूत हो कि हम ये काम जस्टिफाइड है और इतने ही पैसों में हो रहा है, और इसकी ये फंडिंग है, ये रिसोर्सेज हैं, ये खर्च का तरीका है, और ये सबूत हैं कि हमने ये खर्च किया है। तो टेंडर देने का मैंने अभी शुरू में ही 2-4 बातें बड़ी तफसील से बताने की कोशिश की थी कि 3 तरीके हो गए हमारे पास। एक तरीका वो हो गया डायरेक्ट परचेज, छोटी 2 लाख से कम वाली डायरेक्ट परचेज, एक कोटेशंस के ऊपर एक दुकानदार से खरीद सकते हैं हम। लेकिन फिर भी हमें सिक्योर करना है कि वो दुकानदार हमें प्रॉपर कीमत पे दे रहा है, कहीं महंगा तो नहीं दे रहा। तो हमें पहले मार्केट वैल्यू का उसको एनालिसिस करवाना चाहिए, एक परचेज कमेटी बनानी चाहिए जो ये फैसला करे कि मार्केट में इससे सस्ती कोई चीज नहीं मिल रही तो ये ठीक है, इसे लिया जा सकता है। फिर हमने अपना, मैंने पहले ही बता दिया कि हम पहले बताते हैं कि बिडर को कि भाई जी हमें ये चीजें चाहिए, इंस्ट्रक्शंस है, और वो इंस्ट्रक्शंस हम बकायदा छापते हैं, बकायदा इन राइटिंग देते हैं, वसूली करवाते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, इस कलर का चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, या इस कंपनी से बेटर चाहिए, ये भी लिख देते हैं। स्पेसिफिकेशन लिखी, आर बेटर देन दिस वन, ये भी लिखा जाता है, ताकि बेहतर वाली अगर चीज मिल जाए तो हम वो भी ले सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसी पर स्टक हो जाए, i5 हमें मार्केट में मिल ही ना रहा हो, वो कहे जी मैं i7 देता हूँ इन्हीं पैसों में, और हम कहेंगे नहीं जी हमने i5 ही लेना है, तो फिर ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, इदारे के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें बेटर चीज मिल रही है तो वो ले लें उन्हीं पैसों में। फिर हमें फॉर्म ऑफ बिड बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्रीमेंट बनाना है कि इन इन शराइत पर, इन इन चीजों पर हमें आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तब हम आगे चलेंगे। फिर जनरल स्पेशल कंडीशन कोई अगर है तो वो भी लगाएंगे। फिर स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया भी बताना कि किस क्राइटेरिया का चीज हो, किस क्राइटेरिया के जरिए दी जाए, इसकी स्पेसिफिकेशन इस तरह से चेक होंगी। और लिस्ट ऑफ गुड्स, हमने बाकायदा लिस्ट भी देनी है कि ये चीजें हमने खरीद करनी है। हमने सिर्फ लैपटॉप नहीं लेना, उसके साथ एक माउस भी लेना, एक्स्ट्रा माउस। और आजकल जो है ना वो माउस आ गए हमारे पास वायरलेस, वो वायरलेस के जरिए माउस इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह जो है ना हमारे पास कीबोर्ड भी वायरलेस आ गए हैं,
हमें अगर लैपटॉप के अलावा कीबोर्ड भी इस्तेमाल करना है, दूर बैठ के काम करना है, तो हमें कीबोर्ड भी चाहिए, हमें माउस भी चाहिए। तो वो पहले लिस्ट में शामिल करना है। ये नहीं कहना बाद में कि जी हमने तो कहा था लैपटॉप के साथ ये चीजें खुद ब खुद ही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अभी कल ही की बात है कि मैंने गीजर लिया अपने लिए, और जो है ना, मुझे कहा गया कि गीजर के साथ वो पाइप वगैरह भी देते हैं जो उसके साथ मेन पाइपलाइन के साथ लग जाते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ जब वो हमने जाके घर में जाके खोला, तो वो पता चला कि उसके साथ पाइप वगैरह नहीं है, और हम बड़े खुश थे कि हर चीज इसके साथ होगी। वो फिर हमें जाके मैनुअली खरीद करने पड़े, अलहदा से जाके लेके फिर हमने वो फिटिंग करवाई। तो इसलिए जब तक हम पहले एग्रीमेंट नहीं करेंगे, पहले स्पेसिफिकेशन पूरी नहीं लिखवा लेंगे, पूरी बात मुकम्मल नहीं कर लेंगे, हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। बाद में आप फंस जाएंगे। आप ऑर्डर दे बैठे होंगे और वो सप्लाई कर बैठा होगा, और आप कहेंगे ये चीज साथ नहीं है, वो कहेगा जी आपने लिखा ही नहीं है। और हुआ ये हमारे साथ। हमने ये मेरे पास नई एक बिल्डिंग बनी है, उसके लिए हमें डाइस मिले, 26 डाइस। तो उसके ऊपर मोनोग्राम नहीं था। तो हमने कहा जी मोनोग्राम नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कहाँ लिखा हुआ मोनोग्राम लगाना था। तो कहीं कागज जब हमने दोबारा से देखे, वो मुझसे पहले के चूंकि ऑर्डर हो चुके हुए थे, हमने दोबारा फिर कागजात को पूरा का पूरा हमने माइनॉरिटी चेक किया, तो कहीं लिखा हुआ था कि कॉलेज का मोनोग्राम भी उसके ऊपर होगा। तो फिर उसने मोनोग्राम, एक छोटा सा मोनोग्राम बना के लगा दिया। अब वो भी ठेकेदार भी बड़े चालाक होते हैं, अपने पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा मोनोग्राम बना के दे दिया। अब बड़े और छोटे की भी बात नहीं हुई हुई थी उसमें, जो हमारे लिए बड़ा मसला था। फिर हमने उसको कहा कि जी मैं तो वसूल नहीं करता, ये डाइस ठीक नहीं है, ये है वो है। फिर हमने बड़े तरीके से उनको मोनोग्राम बड़ा करवाया, अपनी मर्जी का, जो खूबसूरत भी लगे, जो इदारे के लिए भी अच्छा हो। वो बड़ी मुश्किल से हमने बाद में मनवाया। तो बाद में मनवाने से बेहतर है आप हर चीज अपने पूरे एग्रीमेंट में, डिमांड में, बिड्स में, उस डॉक्यूमेंट में शामिल कर लें, ताकि बाद में आपको मुश्किल पेश ना आए। फिर हमने उनके लिए पेमेंट का शेड्यूल भी उनको पहले बता देना है कि हमारा सर नहीं खाना भाई। आपकी पेमेंट आ चुकी हुई है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से हम बिल पास करवाएंगे, एजी ऑफिस से वो बिल पास होगा, तो आप ही के नाम पे चेक बन के आ जाएगा। आजकल वेंडर के नाम पे बनाते हैं, प्रिंसिपल को नहीं देते। मजीद वो सिक्योर कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की दो नंबरी ना हो। गवर्नमेंट हर तरफ से इस तरह से करेगी, सावधान है। करना भी चाहिए कि पैसे हर सूरत में बचाने हैं, और तरीकाकार भी वाज़ेह होना चाहिए। तो हमने उनको बता देना है कि ये कंपनी के नाम ही एजी ऑफिस वाले बनाएंगे, और वहीं से आपको पेमेंट आपके खाते में आ जाएगी। टाइम लग सकता है, इसलिए रोज हमें फोन करने तंग नहीं करना। शेड्यूल हम पहले बता दें कि ये मंजूरी है, ये सब कुछ है। हम तब ही ऑर्डर किया था कि हमारे पास पैसे आ चुके हुए हैं, सिर्फ अब पेमेंट करने के प्रोसीजर में लेट हो सकते हैं, वो पहले उसके साथ बात कर ली। और अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी पहले ही हमने उनको बता देनी है। रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, तो साहब जरा कि जब हमने टेंडर देना है, ई पैड पे देना है, तो हमने लिख के भेजना है कि जी हमने कंप्यूटर लेना है। तो अगर तो वो 2 लाख से कम पे मिल रहा है, तो फिर तो हम सीधा सीधा एक ही कंपनी को उसी ई पैड पे जाते हुए, कंपनियां ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर्ड होती हैं, जीएसटी वाली होती हैं, वो अपना जीएसटी हर महीने जमा करवाती हैं, और ऐसी कंपनी ही से हम आप कारोबार कर सकते हैं। अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते, हम परचेज ही नहीं कर सकते। हमें बीइंग प्रिंसिपल बहुत सारे काम ऐसे मुसीबत पड़ जाती है। जैसे मैंने नमक लेना है, फर्ज कर लेते हैं, या हमने कोई कॉलेज की कोई चीज लेनी है, और वो बड़ी मुश्किल से 100 रुपए की है, 200 रुपए की है, 500 रुपए की है, हमने वो परचेज करनी है। हम आम दुकानदार से वो रोज लेते हैं, अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए चीजें ले रहे हैं। लेकिन जब कॉलेज के लिए लेनी है, तो हम नहीं ले सकते आम दुकानदार से। हमें ई पैड पे जाना है, हमें रजिस्टर्ड कंपनियों को ऑर्डर करना है कि हमें नमक दिया जाए, हमें फलां चीज दी जाए, हमें बर्तन दिए जाए, हमें फलां चीज दी जाए, हमने उन्हीं से परचेज करना है। उसका बकायदा बिल बनेगा, उसका जीएसटी कटेगा, उसका इनकम टैक्स कटेगा। ये सारी की सारी बातें होंगी, तो तब हम जाके बच सकते हैं ऑडिट पैरा से और ऑडिट से। तो इसलिए ये हमें सोच समझ के चलना है, और ये काम करना है। कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर 2 लाख से कम हो तो तरीकाकार क्या है।
तो मैंने बड़ी तफसील से ये बातें आपको बताई हैं, बस आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है कि हमने ऑब्टेन करना है, कोटेशंस लेनी है सप्लायर से, एवेलुएट करना है, प्राइस को देखना है मार्केट में, और फिर सैंक्शन करनी है, पेमेंट होगी और वो चीज़ हम ले चुके होंगे। तो ये तरीकाकार है। और अब 2 लाख से कम कम वाली चीज़ों को जो डायरेक्ट मैं कहता हूँ जाके आप परचेज कर सकते हैं, इतनी पार प्रिंसिपल्स को दे दी गई है। अगर 2 लाख से हमारे पास जो है ना वो 5 लाख तक, ये गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 5 लाख तक है। 2 लाख से 5 लाख तक अगर हमारे पास होगा सिलसिला, तो फिर हमें 3 कोटेशंस चाहिए। तीन कम अज कम अज कम 3 हों लोग जिन्होंने कहा कि जी हम सप्लाई करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, हम सप्लाई करेंगे। तो आप उनका बकायदा उनसे ले लेंगे, कोटेशंस ले लेंगे, और फिर उनको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे कि कौन हमें सस्ती दे रहा है। फिर हम उसको जो सस्ती वाली है उसको रिकमेंड करके उसको ऑर्डर देंगे, उसको प्रोसेस कराएंगे, और ऑर्डर देने में हमें 15 दिन का सप्लाई का मार्जिन भी रखना है। वो जो 2 लाख वाला था वो तो हम डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, उसी वक्त जाके ले ली और उसी वक्त हमने इस्तेमाल में भी कर ली, यानी एक दिन का वक्फा पड़ता है। आज ऑर्डर किया, सुबह वो सप्लाई कर दे, उसी टाइम आप सैंक्शन करें, उसी टाइम आप पेमेंट सैंक्शन करें और उसी वक्त उसको पेमेंट कर दें। लेकिन 2 लाख से 5 लाख तक जब जाएंगे तो 5 लाख तक में हमें ये करना होगा कि 3 बिड्स आएंगी, और 3 बिड्स को बकायदा फिर हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी कि कौन सस्ता है। उसको सस्ता करने के बाद हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद मुआवजा करने के बाद फिर हम उस कंपनी को ऑर्डर करेंगे, और सप्लाई करने का हमें फिर 15 दिन का मार्जिन देना होता है कि वो 15 दिन में जो है ना सप्लाई करता है, और फिर उसके बाद उसकी हम पेमेंट सैंक्शन करते हैं और फिर हम उसको दे सकते हैं। इसके अंदर सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो मैं अभी आके नेक्स्ट फेज में जाके बताता हूँ कि हमारे पास अगर 5 लाख से 30 लाख तक हो तो फिर हमें क्या करना है। तो 5 लाख से 30 लाख तक बकायदा हमें अखबार में इश्तिहार भी देना है, हमें टेंडर देना है, वेबसाइट पे भी देना है, हमें ई पैड के जरिए भी जाना है, पेपरा का जो है ना रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने ये सारे काम करने हैं। लेकिन आम तौर पे रूटीन में कॉलेजेस को, इदारों को इतनी जरूरत पेश नहीं आती। जब भी ऐसी कोई बड़ी अमाउंट की कोई चीज परचेज होती है तो वो आमतौर पर डायरेक्टर को या डीपीआई को या सेक्रेटरीट वाले डायरेक्ट उसकी परचेज वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं सिलसिला वो फिर खुद डील करते हैं, प्रिंसिपल्स बच जाते हैं। जैसे अभी मेरी बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग का सारा कुछ ही इख्तियार जो है वो डायरेक्टर के पास गया, और उसके लिए जो चीज परचेज की गई, जैसे अभी मैंने डाइसिस की बात की, हमें बेंच मिले, हमें जो है ना मल्टीमीडिया मिले, हमें सोलर पैनल मिले, वो सारी की सारी परचेज जो है वो डायरेक्टरेट के थ्रू हुई। हम चूंकि वो अमाउंट बहुत ज्यादा थी तो प्रिंसिपल इसमें बच गए, तो काफी हद तक हमारा काम चल गया। कुछ जो 30 लाख से बहुत ऊपर वाले मामला हैं, वो बहुत ही ऊपर वाले मामला हैं, उनके लिए हमें नेशनल अखबार में भी इंटरनेशनल में भी बहुत सारी चीजें देखनी है, प्री क्वालिफिकेशन भी करवानी पड़ती है। अब जरा मैं थोड़ा सा तरीकाकार बता दूं आपको कि जब आप जाते हैं 5 लाख से ऊपर, तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ता है, बिड किस किस्म की लेनी पड़ती है। उसमें हम फिर ये तरीकाकार अख्तियार करते हैं कि बकायदा अपनी नीड बेस के ऊपर एवेल्यूएशन करने के बाद कि हमारी परचेज इतने पैसों में होगी, हम अंदाजा लगाने के बाद फिर अपने फंड्स को देखते हुए कि हमारे पास इतने फंड मौजूद हैं, हम इश्तिहार देते हैं, अखबार इश्तिहार देते हैं, ई पैड पे जाते हैं, पेपरा की वेबसाइट पे जाते हैं, और बिड्स मांगते हैं कि जो जो इसके ऊपर अपना परचेज यानी सेल करने के लिए आ सकता है वो आए। और उसके लिए हमने बिड के जो है ना डॉक्यूमेंट तैयार किए होते हैं, एग्रीमेंट होता है, डिमांड होती है, उसमें हर चीज होती है, और कहा जाता है कि जब आप इस बिड में शामिल होने के लिए कागजात लेने आएंगे और आप पूरे का पूरा एक एग्रीमेंट वाला साइन करके जाएंगे, लेके जाएंगे, तो 5% सिक्योरिटी वाला एक चेक भी दे के जाएंगे। तो वो चेक हमने जो है ना पूरा फाइल में रखना होता है, जो चेक देगा वही बिड में शामिल हो सकता है। सिक्योरिटी होती है 5% की। इसको क्या कहते हैं बोला, इसका स्पेशल नाम है।
इसको अभी एक नाम भी कहते हैं, मेरे जहन में से निकला हुआ, मैं अभी बताऊंगा कि उसको सिक्योरिटी को हम बकायदा एक नाम देते हैं, सीडीआर, उसको सीडीआर कहते हैं। तो वो कैश डिपॉजिट जो है ना हमारे पास होते हैं, तो वो हमें एक कैश डिपॉजिट बनवा के दे के जाता है कि ये इतने % हमारे पास सिक्योर रहेगा। हम फिर उसको बिड में शामिल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि सीरियस लोग आए, हर कोई मुंह उठा के ना हमें भेज दे। फिर उसके बाद वो जब हम उससे बिड मांगते हैं, अब ये जरा दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली हैं। जब हम बिड मांगते हैं तो आम तौर पे हम चूंकि परचेज हम कर रहे होते हैं 5 लाख से 30 लाख के दरमियान, तो हम उन्हें कहते हैं कि सिंगल एनवेलप में 2 एनवेलप आप देंगे। अब ये क्राइटेरिया का नाम है कि 2 एनवेलप इन से सिंगल एनवेलप, कि एक एनवेलप वो सील बंद पैक देंगे, हर बंदा देगा, उसमें वो सीडीआर भी आएगा। उसमें 2 किस्म के लिफाफे होंगे, एक में वो अपनी टेक्निकल बिड डालेगा, एक में वो फाइनेंशियल बिड डालेगा। टेक्निकल बिड में वो अपने आप को साबित करेगा कि मैं एक अच्छा सप्लायर हूं, मैं एक बड़ी साउंड पार्टी हूं, इतने लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है, इतने गवर्नमेंट के इदारों को मैंने सप्लाई किया हुआ है, मैं हर महीने जीएसटी जमा करवाता हूं, मैं हर महीने हर साल टैक्स जमा करवाता हूं, ये मेरे सबूत हैं। वो पिछले 3 साल का सबूत हमें दिखाता है, तब हम उसको पार्टी को टेक्निकली साउंड पार्टी मानते हैं। फिर एक हमारी कमेटी बनानी होती है जो टेक्निकल बिड्स के ऊपर बकायदा उनके सामने खुलेंगी। एक लिफाफे में चूंकि 2 बिड आई हैं, एक फाइनेंशियल बिड और एक आई है टेक्निकल बिड, तो उन सब के सामने जिस तारीख को हम कहते हैं कि फलां तारीख तक आप अपने टेंडर जमा करवाएं, और उसी दिन सबके सामने वो सिंगल लिफाफा खोला जाएगा, जो बड़े वाला लिफाफा है। जब उसको खोलते हैं तो उसमें से दो दो लिफाफे निकलते हैं, टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड। जो टेक्निकल बिड वाले लिफाफे हैं वो उन सब के सामने उसी वक्त खोले जाते हैं, और फाइनेंशियल बिड वाले लिफाफे दोबारा बंद करके सील करके एक साइड पे रख दिए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए बाद में बताता हूं कि पहले उनको एवेल्युएट करना है हमने कि ये साउंड पार्टी हैं, और जो जो हमारी डिमांड है उनके हिसाब से ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तब जब वो इस क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरते हैं, उनको टेक्निकली साउंड मान लिया जाता है। टेक्निकली जो उन्होंने सैंपल प्रोवाइड किए हैं वो मान लेते हैं हम कि ये ठीक चीज दी है। फर्ज करें कि हमने कागज लेना है अपने कॉलेज के लिए, तो वो कागज बताएगा प्रिंटिंग के लिए ये वाला कागज हम यूज करेंगे। हम वो कागज एवेल्युएट करेंगे कि किसका कागज बेहतर है, किसकी चीजें बेहतर है, कौन सबसे अच्छा है। उनमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले होंगे वो कम से कम 3 लोग हम ले लेंगे, और जो पूरे नहीं उतरते हमारी कंडीशन पर हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। इन द मीन वाइल फिर हमें एक और काम करना है, एक रिडक्शन कमेटी भी बना के रखनी है, ताकि वो जिनको हमने रिजेक्ट किया है वो यकीनन अपील करेंगे कि नहीं जी आपने हमें गलत रिजेक्ट कर दिया, हमारी चीजें पूरी है, हमारे ये कागज देखें, वो कागज देखें, यूं है वो है। वो अपील करते हैं, तो वो एक रिडक्शन कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपील करेंगे कि हमें दोबारा सुना जाए, हमें दोबारा शामिल किया जाए। तो अगर उनकी बातें जायज हों तो फिर कमेटी फैसला करती है कि इनको वापस शामिल कर लिया जाए, और फिर उनको शामिल कर लिया जाए। इसीलिए वो सारे के सारे लिफाफे जो हमारे पास पड़े थे फाइनेंशियल बिड वाले, वो हमने सील बंद ही रखे, ताकि हमें जब तक प्योर पता न लग जाए कि कौन कौन सी पार्टी हमारे पास मौजूद है जो बिड क्लियर करके आ चुकी है टेक्निकल बिड, हमने उनके फाइनेंशियल फिर बिड्स खोल लिए हैं। जो रिजेक्ट हो गए हैं उनके फाइनेंशियल बिड खोले बगैर वापस कर देने हैं, उनको रिजेक्ट करके वापस भेज देना है जब रिडक्शन कमेटी भी फैसला दे जाएगी। अब वो लोग रह गए जो टेक्निकल बिड में आपका मुकाबला कर चुके, पास हो चुके, वो अपने आप को साउंड पार्टी साबित कर चुके। अब उनके हमने फाइनेंशियल बिड्स खोलनी है। अब वो फाइनेंशियल बिड में हर एक ने लिखा होगा कि मैंने लैपटॉप इतने का देना है, माउस इतने का देना है, और कीबोर्ड हमने इतने का देना है। दूसरे ने भी अपने रेट लगाए होंगे, तीसरे ने भी अपने रेट लगाए होंगे। हमने उनकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। अगर तो हमने एक ही अमाउंट रखी हुई थी कि उसी के अंदर माउस भी होगा, उसी के अंदर कीपैड भी होगा, उसी के अंदर लैपटॉप होगा, एक ही अमाउंट बताएं,
तो फिर वो सम अप बताएंगे कि हमने इन तीनों को इकट्ठा इतने पैसे में देंगे, दूसरा कहता हम इतने पैसे में देंगे, तीसरा कहते हैं हम इतने पैसे में देंगे। हम इनकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। जो सबसे सस्ता दे रहा होगा, उधर से टेक्निकल बिड में वो पास होके आ चुका है ऑलरेडी, और वो सस्ता दे रहा है, हमारे पास स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पूरा दे रहा है, तो फिर हम वो चीज खरीदेंगे जो सबसे सस्ती होगी। और अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये तीनों बातें अलग अलग से थी, कि लैपटॉप की कीमत अलग है, माउस की कीमत अलग है, कीबोर्ड की कीमत अलग है, तो फिर हमने तीन कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। एक में सिर्फ हम लैपटॉप का मुकाबला करवाएंगे, एक में हम माउस का मुकाबला कराएंगे, एक में हम कीबोर्ड का मुकाबला कराएंगे। जो सबसे सस्ता दे रहा होगा हम उसको ऑर्डर देंगे। अब लैपटॉप वाला जो सबसे सस्ता दे रहा है, हो सकता है वो माउस महंगा दे रहा हो और जो है ना कीबोर्ड भी महंगा दे रहा हो, तो फिर हमने उसको सिर्फ लैपटॉप का ऑर्डर देना है। दूसरे दो ऑर्डर पर हमने दूसरी कंपनी को देना है जो सस्ता दे रही होंगी। हो सकता है तीन कंपनियां हैं और तीनों एक एक चीज सस्ती दे रही हैं, एक लैपटॉप सस्ता दे रहा है, एक माउस सस्ता दे रहा है, एक कीबोर्ड सस्ता दे रहा है, तो हमने तीनों को अलग अलग फिर ऑर्डर देने हैं। बकायदा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसने हर सूरत में माल सप्लाई करना है। और पहले हमने प्रोसीजर तय कर लिया था उनके साथ कि पेमेंट किस प्रोसीजर के तहत होगी। कॉलेज फंड से देना है तो चेक वहीं से बना के दिए जा सकते हैं, लेकिन जब वो माल सप्लाई करेगा, एक कमेटी फिर मौजूद होगी जो एवेल्युएट करेगी कि जो माल आया है वो ठीक है, टूटा फूटा तो नहीं है, गलत तो नहीं है, हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है और चलता भी है, प्रॉपर वर्किंग है, और उसके पैसे हमने रखे होते हैं। जब तक वो हम तसल्ली नहीं हो जाती, उसके सीडीआर हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो ये जी वो तरीकाकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका सिखाना बहुत जरूरी है। और 5 लाख तक तो लोकल 3 बिट्स जो है ना मंगवा ली जाती हैं, वो तो बड़ा आसान होता है। हम लोकली 3 बिट्स मंगवा के उनका फैसला करके उनमें से जो सबसे सस्ता होगा वो दे देते हैं। 2 लाख से कम वाला तो वैसे हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। साथ एक दुकान है, हमें पता है ये सस्ती चीजें देता है, हम मार्केट में मालूम है कि मार्केट में महंगी मिलती है, इससे सस्ती मिलती है, हम उसी से परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये सारी वो कंपनियां होंगी जो जीएसटी पेड होंगी और रजिस्टर्ड होंगी, तब हम उनसे परचेज कर सकते हैं, वरना हम परचेज नहीं कर सकते। उसके बाद 30 लाख वाले से ज्यादा वाला तो हमारा वैसे ही काम खराब हो गया कि हम इतनी बड़ी अमाउंट वाला परचेज हमारी पावर में भी नहीं होता, और इतनी परचेज हो तो हम वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है ना मुश्किल काम है, इससे बचना चाहिए। फिर हमने ये जरा पहले मैंने बता दिया टेक्निकल बिड का, फाइनेंशियल बिड का किस तरह से हमने हिसाब किताब रखना है। टेक्निकल बिड में हमने पहले ही बता देना है कि हमें टेक्निकल साउंड पार्टी चाहिए जो 3 साल से जीएसटी भी पेड हो और कम से कम गवर्नमेंट के 5 इदारों को वो माल सप्लाई कर चुकी हो। ये है वो है, इस तरह की उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं, वो प्रूफ दे देते हैं, तो फिर वो टेक्निकली पास होते हैं। और फाइनेंशियल बिड का तो आपको पहले ही बता दिया कि जो सबसे सस्ता देगा, लेकिन हमारी चीजों के हिसाब से सस्ता देगा, तब हम उसको मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। प्रिपेयरिंग द कंडीशंस फॉर द टेंडर, ये पहला ही हमारा काम था। होमवर्क में हमने बता दिया था आपको कि हमें पहले तैयार करनी है चीजें। और उसके बाद है ग्रीवेंस कमेटी का भी मैंने बता दिया। ग्रीवेंस कमेटी हमने पहले बना रखनी होती है, ताकि जब भी जिसको आप रिजेक्ट करें तो वो अपील में जाएगा, तो अपील का भी आपके पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। उसको अपील को सुना जाए, उसको देखा जाए, परखा जाए और माना जाए। अगर उसकी जस्टिफिकेशन है तो फिर उसको शामिल कर लिया जाता है, अगर वो जस्टिफाई ना कर सके तो उसको फिर यहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाती है और उसको बिल्कुल फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। रूल्स टू अवार्ड मैनेज कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो रूल्स हमने पहले ही बना देने हैं। कुछ प्री अवार्ड होंगे, सॉरी, हमने वो पहले कह दिया था कि पहले कंडीशन हमारी होंगी कि इन कंडीशन पर आप पूरा उतरेंगे तो आएंगे। और फिर उसके बाद पेमेंट जब चीज सप्लाई हो जाएगी, उसके बाद हमने क्या क्या आपके साथ रूल्स करने हैं, चेक करना है। इतने दिन का मार्जिन होगा, सारी चीजें चेक करने के बाद आपकी सीडीआर कब वापस की जाएंगी, आपको पेमेंट किस तरीके से होगी, ये सारी की सारी बातें हमने पहले ही तय कर लेनी है। अब आ गया जी एक और काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने इसका जिक्र नहीं किया था जान के, लेकिन अब बताने जा रहा हूं कि कॉलेज काउंसिल क्या है, कॉलेज काउंसिल का बैकग्राउंड क्या है। दरअसल कॉलेज काउंसिल एक हमारे पास ऐसा स्पोर्टिंग काउंसिल बनाई है, स्पोर्टिंग एक फोरम बनाया है जो प्रिंसिपल को थोड़ा गाइड भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो ये दरअसल हुआ ये कि
2010 में मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ता है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की एक तहरीक चली कि तमाम कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे दी जाए, इदारों को भी ऑटोनॉमी दे दी जाए, हॉस्पिटल्स को भी ऑटोनॉमी दे दी जाए, स्कूल्स को भी ऑटोनॉमी दे दी जाए, और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया जाए जो उसको रन करेगा। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े इदारे हैं उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और उनका एक चेयरमैन होता है, और उसके जरिए तमाम फैसले किए जाते हैं। परचेज करनी है, कोई चेंज करनी है, कोई भी फैसला करना है, तो वो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूवल ली जाती है। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर कामयाब ना हो सके कॉलेजेस ने और स्कूलों में, वो फेल हो गए, रेजिस्टेंस भी आई, तो फिर जो है ना गवर्नमेंट ने उसको कॉलेज काउंसिल में कन्वर्ट किया। तो ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर तो बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, तो अब उन्होंने कहा कि हम एक कॉलेज काउंसिल बनाते हैं जो सपोर्टिंग अथॉरिटी होगी, जो सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखे, साथ साथ कि कहीं प्रिंसिपल या इदारे का सरबराह कोई अपनी बात को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, गलत चीजें तो नहीं खरीद रहा, गलत चीजें तो नहीं करने जा रहा। तो उसके लिए एक कॉलेज काउंसिल तरतीब दी गई, और इसके जरिए प्रिंसिपल जो है ना वो काम करते हैं। और ये कॉलेज काउंसिल दरअसल स्पोर्टिंग है, मैं इसको स्पोर्टिंग कहता हूँ, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, हमारे कॉलेज काउंसिल है, हम उस कॉलेज काउंसिल का भरपूर फायदा उठाते हैं। बहुत सारे फैसले हम उस कॉलेज काउंसिल के जरिए करवाते हैं, उसमें पेश करते हैं, यस होता है, ताकि प्रिंसिपल मजबूत हो जाए कि ये जो काम किया गया ये सब उसमें शामिल है। क्यों उसमें सब शामिल है? उसमें हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स भी होंगे, वाइस प्रिंसिपल भी होगा, प्रिंसिपल चेयरमैन होगा, वाइस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, और 4 प्रोफेसर्स होंगे, लेक्चरर, सीनियर मोस्ट लेक्चरर, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। 3 बच्चे होंगे, इंटर लेवल का एक बच्चा होगा, डिग्री लेवल का एक बच्चा होगा, मास्टर लेवल का एक बच्चा होगा, और 2 वालिदैन होंगे बच्चों के, जो उसमें आ सकते हैं। तो वो आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये हो गए हमारे अंदर के मेंबरान। ये 11 मेंबरान बनते हैं, मैं अभी फॉर्मेशन बकायदा बताता हूँ। फिर एक कमिश्नर का नुमाइंदा, एक डीसी का नुमाइंदा, एक हमारे पास बिल्डिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियर आएगा, और 2 फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे जो बाहर से होंगे। और ये इस तरह से 6 लोग बाहर के बड़े मजबूत जने इदारों से आएंगे। और वो जो फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे हमारे पास, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, सियासी तो नहीं होने चाहिए, बल्कि वो सोशल होने चाहिए, सोशल वर्कर होने चाहिए, बेटर हों, अच्छे साउंड पार्टीज हों, ताकि वो हर तरह से कॉलेज को फायदा भी दे सकें, डोनेशन भी दे सकें, सपोर्ट भी कर सकें, और अच्छे फैसले करने में कॉलेज का मुआवन भी हो सकें। तो ये 2010 में ये एक नोटिफिकेशन, ये रेड कलर में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये नोटिफिकेशन के जरिए हमने 2010 में इसको कॉलेज काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया। कॉलेज काउंसिल क्या होती है मैंने अभी जुबानी तौर पे तो आपको बता दिया, अब लिखा हुआ भी आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंसिपल इसका चेयरमैन होगा, वाइस प्रिंसिपल इसका सेक्रेटरी होगा, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट लेक्चरर, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, डिग्री का स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट। आजकल चूंकि BS 4 ईयर चल रहा है, अब हमारे पास MA MSc खत्म हो गया, तो फिर हमने इसका तरीका कार रखा हुआ है कि पहले 4 सेमेस्टरों में से एक और आखिरी 4 सेमेस्टरों में से एक नुमाइंदा ले लेते हैं। तो 3 नुमाइंदे बच्चों के, 2 नुमाइंदे वालिदैन के जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होते हैं, कमिश्नर का नुमाइंदा, DC का नुमाइंदा, 2 फिलेंथ्रोपिस्ट, एक MPA, शायद मैं पहले बताना भूल गया, एक MPA का भी होता है कि उसको बकायदा गवर्नमेंट जो है ना रिकमेंड करती है कि फला MPA आपका मेंबर होगा। और एक जो है ना इंजीनियर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, यानी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से, वर्क्स डिपार्टमेंट से हमारे पास नुमाइंदा होगा, ताकि बिल्डिंग के मामलात के अगर हों तो ये बेटर गाइड कर सके। आजकल जो प्रैक्टिस ये है कि MPA का नाम रिकमेंड करके गवर्नमेंट नहीं दे रही, उनको खतरा होता है कि ये सियासी तौर पे कॉलेज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो खतरा है कि हमारी एजुकेशन को कहीं आगे पीछे ना हो जाए, या ये ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिशन का MPA हो जिसके हल्के में वो कॉलेज है, तो वो अपोजिशन वाला कोई और मामला ना कर दे। इस वजह से आजकल MPA को रिकमेंड नहीं करती गवर्नमेंट, भेजती नहीं है उसका नाम, तो हम इसके बगैर भी काम चला रहे होते हैं। अब जरा सुन लें, टोटल हमारे पास 17 मेंबरान बन गए, और जो कम अज कम 50% होना चाहिए, तब आपका कोरम पूरा होता है, आप इजलास
कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके इजलास में 9 से कम लोग होंगे तो फिर आपका इजलास फेल हो गया, आप इजलास नहीं करेंगे, पोस्टपोन करना पड़ेगा जब तक मेंबरान पूरे नहीं होंगे। और मेजॉरिटी का फैसला लिया जाएगा, तो मेजॉरिटी के फैसले के लिए कम से कम 9 मेंबरान उसके हक में हों तो तब ये माना जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है कॉलेजेस के लिए। अगर हमारे पास 11 मेंबरान अपने ही हैं तकरीबन, अगर वो सारे के सारे एक साइड पे एक पेज पे हों तो आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन इसमें मुखालफत नहीं है उन मेंबरान की जो बाहर से आए हैं, बल्कि उनकी मशावरत जरूरी है। वो गाइडलाइन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं। और कॉलेज में बाहर के लोगों को इसलिए शामिल किया गया ताकि किसी किस्म के इल्जामात से बचा जा सके कि देख लें जी, पूरी बाहर की नुमाइंदे भी इसमें शामिल हैं और वो भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई भी हमारे पास दो नंबरी नहीं चल रही। तो बाकी चीजें आपको बता दी। और इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हम कॉलेज का फैसला करते हैं, जो भी हम चीज कम करते हैं, बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, हम वो कॉलेज काउंसिल में जरूर लेके जाते हैं। हम एक्सपेंडिचर अपने कॉलेज काउंसिल में से अप्रूव करवाते हैं, चाहे वो साबका हो, चाहे वो आने वाले करने के हों। तब भी मिसाल के तौर पर मैंने लैपटॉप लेना है, तो कॉलेज काउंसिल की मीटिंग कल है, तो कल कॉलेज की काउंसिल की मीटिंग में हम ये पहले ही रख देंगे, एजेंडे में शामिल करेंगे कि भाई कॉलेज की जरूरत के लिए एक लैपटॉप लेना है, तो कॉलेज काउंसिल इसको अप्रूव कर देती है, तो हम बाकी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। या कभी ऐसा भी होता है जैसे आजकल एकदम इमरजेंसी आ गई, हम एक कहा गया फौरी तौर पे कैमरे लगाएं, वॉक थ्रू गेट लगाएं, फलां करें, ये करें, वो करें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कॉलेज काउंसिल की मीटिंग कॉल की जाए और उसे अप्रूवल ली जाए और ये सारी चीजें ली जाए। तो फिर हम इमरजेंसी में ये सारी चीजें परचेज कर चुके हैं। हमने कैमरे लगा दिए, हमने वॉक थ्रू गेट लगा दिया, हमने डिटेक्टर ले लिए, हमने बहुत सारे जो है ना काम कर लिए। और हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करवा ली बच्चों से, इमरजेंसी वाली भी, सारी भी। तो अब ये सारे काम जो भी हमने किए होंगे, अब नेक्स्ट कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में रखेंगे कि इमरजेंसी में हमने ये काम किए हैं, इसकी अप्रूवल दी जाए। तो वो जब देखेंगे फिजिकली हर काम ठीक हो गया हुआ है, तो वो उसकी अप्रूवल दे देंगे। तो ये एक हमारे पास एक बेहतर ठप्पा है इदारे के सरबराह के पास कि वो इसको काम में लाए और इसका फायदा भरपूर उठाए। जजाकुमुल्लाह खैर। अब आप लोगों के लिए 10 से 15 मिनट मौजूद हैं। आप तसल्ली से अपने अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है या आप शामिल होना चाहते हैं, तो मैं अब उनको कहूंगा कि आपके माइक ओपन किए जाएं। मैम, इनके माइक ओपन कीजिएगा जरा। जी सर, आप नाम प्रोनाउंस करें, मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगी। तो आप जरा देखें, जिस जिसने हाथ उठाए, जिस जिस जो जो कहना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, हम उनका नाम बताते हैं। अना मरूज करना चाह रही हैं जी, उनको ओपन कर दें। या आप देख लें, अगर आपको नजर आ रहा है तो उनके जो जो हाथ हैं उनके कर दें, तो टाइम बच जाएगा, मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। ओके सर, ओके। क्वेश्चन जी प्लीज। मैम रूबीना का माइक अलाउ कर दिया है। अपने अपने माइक अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी ओपन करने हैं, सिर्फ हम ही से नहीं ओपन होने, आपके अपने भी ओपन होने चाहिए। मैम रूबीना, आपका माइक अलाउ कर दिया गया है, अनम्यूट करके बात कर लें। या कर भी दें तो कोई बात नहीं, मुझे ओपन कर। एनी क्वेश्चन प्लीज। मैम उजाला सहर का माइक अलाउ कर दिया है। मैम उजाला अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी माइक को ओपन करें। सिर्फ डीपीआई ऑफिस वाले नहीं आपका माइक ओपन करेंगे, बल्कि आप भी अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से माइक ओपन करेंगे, तब आप कॉल कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। अच्छा, आप लोगों को मैं दोबारा पीपीटी में अपना पहला पेज दिखाता हूँ। आपको उसमें मेरा नंबर मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप का नंबर भी है। और मैं तकरीबन 24 आवर अवेलेबल होता हूँ तकरीबन। रात को 2 से सुबह 6 बजे तक अवेलेबल नहीं होता, मैं सो ही जाता हूँ। तो बाकी मैं तकरीबन अवेलेबल होता हूँ। आप किसी वक्त भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और इसका
जो है ना पेपरा वाला उर्दू का वर्जन भी मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मैं भेज दूंगा। ये सारे लाइक बाइक हैं या सारे सोए पड़े हैं, क्लियर नहीं हो रही बात। माइक एनेबल नहीं हो रहा है इनका मैम, माइक किसी का भी नहीं एनेबल हुआ। मैम किया है मैम, वो मैसेजेस बीना आ का रहे हैं। किया था, उजाला शहर का किया था, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। सर जाहिद अवान का माइक अलाउ अपने अपने कर माइक दिया है। सर आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जाहिद अवान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है, ठीक है? जनाब जैन साहब ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। इस साहब एक कॉलेज रेलवे रोड से सर। जी 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 जी, मैं पहचानता हूँ, आगे चलें। सर बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव। और सर आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है सर, क्वेश्चन करना है, टाइम बच जाएगा। उसके बाद सर चूंकि लोग अटेंड भी नहीं कर रहे बाकी ना, तो बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्म किया, इंफॉर्मेटिव था। क्वेश्चन ये है कि सर जो आपने चूंकि बार बार कहा, ये मसला होता है हमें भी कॉलेज में जब चीज़ें खरीदते हैं कि वो जो रजिस्टर्ड होती हैं ई पैड पे या पेपरा की जो उस पे साइट पे, उसके वहाँ से तो बहुत महंगी चीज़ें देते हैं और उसके लिए प्रोसेस भी करना पड़ता है। जबकि कोई छोटी मोटी चीज़ है वो हम जाके आराम से कहीं इधर उधर से ले लेते हैं, जैसे हम अपने घर की रूटीन की। तो क्या ये इतने पैसे दे के ये ज़िया नहीं होता पैसों का? आप क्या कहते हैं? अब बिल्कुल ज़्या हो सकता है जी, होता भी है, लेकिन उसका ये असल में बात ये है कि तरीकाकार एक ऐसा रखा जाता है ताकि प्रिंसिपल या जो भी परचेजिंग अथॉरिटी है वो इसका मिस यूज ना करे कि वो चीज ले आए 10 रुपए की और 20 रुपए का बिल डाल दिया। तो अब जो कुछ भी है, अब जरा देखिएगा कि होगा क्या, कि जितने कॉलेजेस परचेज कर रहे हैं वो ई पैड पे परचेज कर रहे हैं। अगर मैंने आईफोन यानी अपना लैपटॉप लिया है i7 और 10th जनरेशन लिया है और वो मिल गया मुझे 2 लाख रुपए में, तो अब जो भी परचेज करेगा, जो भी कॉलेज पूरे पंजाब में परचेज करेगा, वो फौरन मेंशन हो जाएगा कि उसने ज्यादा क्यों ले लिया। अब 2 लाख तो फाइनल हो गया था और एक बंदे ने कहा जी मुझे 3 लाख का मिला है, तो यही चेक एंड बैलेंस आपकी वेबसाइट पे ही हो जाता है। तो अब चूंकि कंपटीशन आ चुका है, ये वेंडर ज्यादा महंगा नहीं देते, लेकिन हमें इसलिए महंगा लग रहा होता है क्योंकि उसमें जीएसटी शामिल किया जाता है, उसमें टैक्स शामिल हो जाता है। जब टोटल बिल बनता है तो हमें बहुत सारा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने कहा था कि मेरी जो है ना लिमिट 2 लाख रुपए है कि मैं डायरेक्ट परचेज कर सकता हूँ किसी भी जो है ना वेंडर से, तो वो जो 2 लाख की परचेज है दरअसल वो 1,42,000 या 45,000 के करीब मैं लेता हूँ, बाकी सारा टैक्सेस में चला जाता है। तो वो कहने की चीज थी 1,45,000 की, और जब टैक्सेस डालेंगे तो वो 2 लाख की मिली। तो हमें ऐसे ही नजर आएगा कि ये बहुत महंगी मिल रही है। बाहर से तो वो वही चीज दे रहा था 1.5 लाख रुपए में। तो दरअसल हुआ ये कि बाहर वाले ने आपको जीएसटी के बगैर, टैक्स के बगैर चीजों का रेट बताया, और जब आप परचेज करेंगे गवर्नमेंट के खाते से तो आपको जीएसटी भी और आपको जो है ना टैक्स भी शामिल करके जब टोटल पड़ेगा तो वो ऐसे ही लगेगा कि बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बगैर हम कुछ भी परचेज नहीं कर सकते, टैक्स भी और जीएसटी भी देना है। और अगर आपने कोई वर्क्स का काम करवाया है, मजदूर लगाए हैं, मिस्त्री का काम करवाया है, तो 11% सर्विस चार्जेस भी, उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगेगा। ये बहुत सारे मामला हमें टैक्स के जरिए देने पड़े हैं, इसलिए हमें चीजें महंगी लग रही हैं जी। थैंक एनीबडी यू। एल्स? वेलकम सर। एनीबडी एल्स? कामरान नासिर का माइक अलाउ कर दिया गया है। राबिया नासिर बीबी, आपका माइक ऑन है? आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से माइक ऑन कर लें। सीडीआर का शायद उन्होंने लिख के कोई सवाल किया था, तो मैं उसको बता दूं कि सीडीआर 5% तो आपने पहले ले लेनी है, और फिर जब जो है ना वापस करनी है तो उनको वापस कर देनी है। जिनको रिजेक्ट कर दिया था, जिनका काम नहीं बना, उनकी वापस की जा सकती है। और जिसने माल सप्लाई करना है उसकी सीडीआर अपने पास आपने महफूज रखनी है। और जब जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए कि इसने माल ठीक सप्लाई कर दिया, सारा काम ओके हो गया, तो फिर उसको सीडीआर वापस करनी है। अदरवाइज वो आपके पास रहेंगी जी। एनीबडी एल्स? अंबर अयूब साहब क्वेश्चन करना चाह रही हैं।
उनका माइक ओपन कर दें प्लीज। सर नाम दोबारा प्रोनाउंस कीजिएगा। अंबर अयूब साहबा है। ओके सर। हाथ मतलब हाथ का इशारा कर दें जी जिन जिन्होंने कोई क्वेश्चन करना है। ये 10 मिनट और भी आप क्वेश्चन कर दें तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं टाइम दे सकता हूँ। मेरी फोटो लगा दो सर, वो बड़ा कर दो, हो जाएगा अब उसको नीबा बशीर का जावेद शेख माइक साहब अलाउ कर आप दिया है। क्वेश्चन करें। जावेद शेख साहब, माइक लॉक किया बंद कर दें। मुनीबा साहब भी कर सकती हैं, माइक ऑन है, इसको निकल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैम सर मुझे ये पूछना था कि ये जो अबव 5 लाख टू 30 lakhs है, जी इसमें कितने लोग जो है उनका अप्लाई करना जरूरी होता है? इसमें कुछ है कि कुछ इतने 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, कुछ है इसका अप्लाई स्पेसिफिकेशन करने है? की शर्त नहीं है सोलना जी, अप्लाई तो 20-25 लाख अप्लाई करने कोई इतराज नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आपके पास 3 लोग होना जरूरी है जो लास्ट में बच जाए। अच्छा, 3 लोग होना जरूरी है। और सर ये जो ऊपर 2 लाख और 2 लाख से लेकर 5 लाख था, उसमें 3 लोग होने जरूरी है। उसमें आपने कहा था कि 3 बिड्स जो हैं वो उसमें हैं। जी जी, उसमें भी 3 देखें, 3 हर जगह ही 3 रहेंगे, लेकिन होता ये है कि जो 2 से अच्छा। 5 लाख तक है ना, वो तो आप लोकली बिड ले लेते हैं, आप ई पैड पे ही ऑर्डर कर देते हैं, 3 लोगों को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आप खुद ही कि आप 3 ही हमें सप्लाई कर दें, आप 3 ही हमारे पास बिड भेज दें। लेकिन जो सर यहाँ पे 5 लाख मोस्टली से हमारे 30 साथ लाख वाला इसमें होगा, जो जी 5 जी लाख से 30 लाख वाला होगा, वो तो आप ओवरऑल अनाउंस कर देंगे ना, वेबसाइट पे भी इख्तियार भी दे देंगे, अखबार इख्तियार भी आ जाएगा, फिर वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। 2 से 5 लाख तो आप खुद ही अपने जो ई पैड पे नजर आ रहे हैं उनको ऑर्डर कर सकते हैं, 3 लोग भी आप आ जाए, हमें बिड देंगे, हम चीजें खरीद करना चाह रहे हैं, तो उनको तो आप लोकली ठीक। कॉल कर और सकते सर हैं। ये 2 लाख से अगर कम होगा तो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलेजेस में तो मुझे लगता है मोस्टली ये चल रहा होता है कि अगर लाख से ऊपर है तो टेंडर देना है। वो ये पुरानी बातें हैं ना जी, 75,000 था पहले, लाख भी नहीं था, 75,000 था, 75,000 तक डायरेक्ट हम परचेज करते थे, एक बिड से ही, एक ही कोटेशन से ही, एक ही बंदे से, और 75 से ऊपर था ये मामला। अब हमें 2 लाख की इजाजत मिल गई हुई है, अमेंडमेंट आ चुकी है, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, मैं तो रोज यही काम करता हूँ। तो 2 लाख तक जो है वो सिंगल बंदे से, और 5 लाख तक 3 बंदों से आप ले सकते हैं, और 5 लाख से ऊपर जाएंगे तो फिर इख्तियार देना होगा, उसमें वो 3 आ जाएं, बाकी 30 आ जाएं, लाख आ जाएं, जितने मर्जी अप्लाई करते हैं, फिर आपने उन सबको डील करना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी। एनीबॉडी एल्स जी प्लीज। आयशा इकबाल को आयशा इकबाल साहब आपका जो है ना ओपन है। जावेद शेख साहब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जावेद शेख को भी ओपन कर, जो है उनको ओपन करने को चार्ज नहीं है, क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे, कुछ तो क्वेश्चन करें ताकि इनको खुद ही पता चले कितने इन्वॉल्व हैं। सर जावेद शेख का माइक अलाउ कर दिया है। जावेद शेख साहब अगर लैया से हैं तो फिर मेरा शागिर्द होगा ये, अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम करें। जी सर, आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जावेद। जी सर, मैं लैया से हूँ, आपका शागिर्द भी हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, ये हाँ। आपने माशाल्लाह खासा इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया, लेकिन इसमें ये है कि जितना ये आप प्रोसीजर बताते हैं, इसमें ये देखने में आया है कि कुछ प्रिंसिपल साहबान हेजिटेट करते हैं इस सारे प्रोसीजर के, और फंड्स जो होते हैं वो कॉलेज में ही रह जाते हैं। तो कोई इसका इजी वे नहीं निकाला जा सकता? बहुत शुक्रिया। इजी वे निकालें तो इल्जामात बहुत लगते हैं, इतना काम करने के बावजूद इल्जाम लगते हैं, मुझ पर इल्जाम लग गए, इतने सारे लगे, जिसके चूंकि मैंने काम कॉलेज के बहुत सारे करवाए और सारे इस प्रोसीजर के तहत करवाए, और इल्जामात लगाने वाले उनके मुंह को कौन रोक सकता है। तो इसलिए ये प्रोसीजर इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप ज्यादा प्योरीफाई काम करें, इल्जामात से कम जो है ना वो काम चलना चाहिए, हमारा इल्जामात से बचना है। तो ये सारे प्रोसीजर इसलिए रखे जाते हैं, और जो प्रिंसिपल खर्च नहीं करता वो इदारे का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। और इसके ऊपर ऑडिट मेरा बनता है कि अगर आप यूटिलाइज ना करें फंड्स को कॉलेज के ऊपर, जी कॉलेज की बिल्कुल हालत सही। बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज की हालत को देखना होता है। ऑडिट पैरा वाले सबसे पहले कॉलेज को विजिट करते हैं,
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। वेलकम। अल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट Bashir with अंबर questions. साइमा अयूब बशीर मैम का साहबा। माइक अलाउ कर दिया है। साइमा बशीर साहब का या किसका? अंबर अस्सलाम अयूब। वालेकुम। हाँ जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मैम, क्वेश्चन करें। सर मैं काफी देर से वेट कर रही थी। मैं ना सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। क्वेश्चन मैम। दूसरा सर, ये कॉलेज काउंसिल से मुतालिक पूछना था। मैं खुद कॉलेज काउंसिल का हिस्सा हूँ, तो हाँ। मैंने देखा कि प्रिंसिपल की तरजीहात अलग होती है और स्टाफ का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। ये जो स्टाफ के 4 लोग हैं वो अगर नहीं बोलेंगे, मुंह बंद रखेंगे, तो उनका प्रिंसिपल का क्या कसूर है? ये 4 मेंबरान इसलिए बनाए गए हैं, बोले, नहीं सर देखिए, डिमांड बताएं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ज्यादा जो जूनियर लेक्चर है उनको कोई मसला आ रहा है या कोई जरूरत है, जैसे गाड़ियों के लिए पार्किंग का कोई मुनासिब इंतजाम ना हो, डे केयर के लिए कोई आया ना हो, तो इस पे हम सब बोल रहे हो, मगर वो जो सीनियर लोग बैठे हैं उनके एजेंडे में ये चीज नहीं होती। और चूंकि मैम मैं बोलना अकेली नहीं होती है, हूँ तो मैम सिर्फ बोलना नहीं है, आपने इन राइटिंग देना है। कॉलेज काउंसिल की मिनट्स में अपना शामिल करें, लिख के दें, शामिल करवाएं। काम ये इदारे के लिए काम अच्छा करना है, आपका कुछ जाती काम नहीं है। डे केयर का मेरे पास डे केयर का मैंने सारा सामान मंगवा रहा हूँ, डे केयर की बिल्डिंग तैयार हो चुकी हुई है, हमने तो काम करना है। और पार्किंग के लिए मैंने बेहतरीन पार्किंग का इंतजाम किया, अपने लेडीज के लिए अलहदा कर दिया, मेल के लिए अलहदा कर दिया। कॉलेज के लिए काम करना है, तो सर जो इस प्रिंसिपल नहीं हवाले से करता वो मैं दुश्मन है। हकूक अपने जानना चाह रही थी कि हमें तो आगे प्रिंसिपल या उनके जो राइट इदारे हैंड का है उनसे दुश्मन ये आपका सुनने को नहीं है। मिलता है। जी 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 सर, मैं ये कहना चाह रही थी क्या कि मैं वो हमें सुनने को क्या मिलता है, शुक्र करें हम आपसे बिजली के पैसे नहीं ले रहे, डे केयर की जो बिजली आप आया के पैसे पे करें, आप सारी चीजें खुद खरीदे, शुक्र करें हम आपसे ना एसी का बिल नहीं लेते। उन्हें कहें जनाब कि डे केयर बनाना हर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी में शामिल है कि उसने बना के देना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्त हदायत है। और गवर्नमेंट तो बकायदा, मैंने तो गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए एक लिया है डे केयर का, 3 लाख रुपया भी बकाया उनकी तरफ वो देंगे। जब डे केयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो 3 लाख मजीद दे देंगे। तो ये जनाब वो इतना फेवर चले गवर्नमेंट कर रही है। चले सर, अगर मेरा मसला ये है कि अगर वो नहीं सुनते तो हम क्या स्टैंड लेंगे, हम कहाँ पे खड़े हैं, मतलब मुझे सिर्फ ये आगाही दें आप ताकि मैं वो स्टेप ले सकूं। आप जो है ना लिख के इनको रिक्वेस्ट भेजें, उसकी कॉपी डायरेक्टर को कर दें, डीपीआई को कर दें कि हमारे पास डे केयर सेंटर नहीं है, बना के दिया जाए। खिलाफ ना लिख के भेजें डे प्रिंसिपल केयर के। सेंटर है, उसके लिए आया नहीं फ्राहम की जा रही, और तो आया, लवाजमात वगैरह तो हम सारा कुछ ले लेते हैं। तो आया और रखनी है प्रिंसिपल ने, रखनी क्यों नहीं रखनी? डेली बेसिस पे रख वो ले कहती प्रिंसिपल। ये हमारे बजट में नहीं आती, हम कहाँ से लाएं, कहती। क्यों नहीं बजट में? आप जो जितने मुलाजमीन रखे हुए हैं उनमें से एक को डे केयर पे भेज दें, अगर नहीं भी डायरेक्ट रखना चाह रहे हैं आप। बड़े तरीके होते हैं, प्रिंसिपल ने काम करना होता है, मैंने तो ये काम बस करना मुझे होता है। ऐसे मैंने का डे केयर के बताएं लिए नहीं बंदा रखा, सर, लेकिन अब जो मुझे बंदा ये बताएं अवेलेबल है मैंने डे केयर पे स्टैंड क्या भेज लेना देता। है, जी मुझे स्टैंड लेने का बताएं, बस मैं एप्लीकेशन लिखूं। आप एप्लीकेशन लिखें, खिलाफ ना लिखें प्रिंसिपल के, आप ये लिखें कि हमें डे केयर में आया प्रोवाइड की जाए। डायरेक्टर को लिख दें, डीपीआई को लिख दें, सबको लिख दें कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। मरियम को लिख दें। लेकिन ये ना लिखें कि प्रिंसिपल नहीं कर रही, उल्टा नहीं करना, मुखालफत नहीं क्रिएट करनी, बल्कि उसका फायदा लेना है। जी जी मरियम इतना जी काम जी कर रही है तो उनसे फायदा उठाएं। जी, थैंक यू जी सो मच सर, थैंक यू नेक्स्ट वेरी जी, मच। नेक्स्ट पर्सन, अगर आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं, मैं और ज्यादा गाइड कर दूंगा। जिस जिसको प्रॉब्लम हो, मैं व्हाट्सएप मेरा 24 आवर ऑन है, मैं जवाब देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पंजाब के सारे प्रिंसिपल साहबान, हम 2-3 ग्रुपों में हैं, वो सारे के सारे मुझसे जो है ना राब्ते में रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं, मेरी राय को जो है ना कुछ अहमियत दे ही देते हैं। Muniba Bashir का mic. मुनीबा बशीर साहब आपका माइक ऑन है। मुनीबा बशीर साहबा, एनीबॉडी एल्स कोई और क्वेश्चन करना चाहता है? Ijaz. मैम राबिया अंजुम का माइक अलाउ है। मलिहा इजाज साहबा का भी माइक ऑन है।
और ये भी मैं बताता चला जाऊं कि जिस वक्त मैं जहां बैठा हूं, ये मेरा कॉलेज की जो है ना कॉन्फ्रेंस रूम बनाई हुई है, मीटिंग रूम बनाया हुआ है, बेहतरीन कैमरा, बेहतरीन हमने एलसीडी, बेहतरीन सिस्टम। मैं आपको अगर दिखाना चाहूंगा जरा देखें, हमारे पास बेहतरीन प्रिंटर है। ये देखें जी, आपको बेहतरीन प्रिंटर मिलेगा। और हमारे पास इस तरफ एक बेहतरीन किस्म की हमने इसके लिए प्रिंटिंग मशीन भी रखी हुई है, फोटोकॉपी मशीन भी है, सब कुछ है हमारे पास। अब ये तो काम करने का जरा थोड़ा जज्बा होना चाहिए। और ये जो है ना मुखालफिन बोलते रहते हैं, लेकिन काम करें। इदारे के लिए काम करना प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पैसा खर्च करना है, उसको इसलिए लगाया गया कि पैसा बेहतर तरीके से खर्च करें। ये नहीं कहा कि बचत करें, बचत नहीं करनी, बेहतर तरीके से पैसा लगाना है कॉलेज पर, हर चीज पर। जैद अवान साहब, दोबारा आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या माइक आपका? चलो बंद कर। मुनीबा बशीर साहबा का माइक ऑन है, अपना माइक अपने मोबाइल से ओपन कर लें। ये सर अब्दुल मलिक का माइक अलाउ कर दिया है। फरहाद दस्तगीर का भी ऑन है, जरा क्वेश्चन करना है तो कर लें, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। रीअप्रोप्रिएशन की बात किसी ने क्वेश्चन किया है तो जरा सुन लें। रीअप्रोप्रिएशन जो है वो हम फर्ज कर लेते हैं, मैं आपको जरा बता दूं कि कुछ चीजें हैं हम कुछ फंड से ले सकते हैं और दूसरे फंड से नहीं ले सकते। मेरे पास स्पोर्ट फंड है, मैं स्पोर्ट फंड से स्पोर्ट्स की चीजें ले सकता हूं बहुत सारी। और लेकिन मैं अगर कॉलेज के लिए कोई काम करना चाहूं तो मैं स्पोर्ट फंड यूज नहीं कर सकता। तो उसका फिर हल ये होता है कि हमने जनरल फंड से काम कराना होता है। जनरल फंड में पैसे खत्म हो गए तो हम फिर एक रेक्विजिशन लिख के देते हैं डायरेक्टरेट को कि स्पोर्ट्स फंड में पैसे हमारे पास इतने ज्यादा पड़े हैं, उसमें से 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख हमें जनरल फंड में शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। उसके साथ कॉलेज काउंसिल का ठप्पा जरूरी है। कॉलेज काउंसिल से हमने मंजूरी लेनी है कि हमें चूंकि पैसे इधर इस मद में चाहिए तो ये इसमें भेज दिए जाए। तो वो हम उस फंड में भेज के, उसको रीप्रिपरेशन कहते हैं, उसमें भेज के हम अपना काम चला लेते हैं। इसको कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन करवाना। उसके लिए कॉलेज काउंसिल का होना भी जरूरी है और उसकी अथॉरिटी 5 लाख तक डायरेक्टर, 10 लाख तक डीपीआई, उससे ज्यादा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, मैं आपको कॉलेज वजह से कर रही थी कि 2-3 चीजें जो इसी अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ दिलशाद खटाना गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप आज द प्रोटेक्शन अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ दिलशाद खटाना गवर्नमेंट